ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आएगा तभी आप पता कर पाएंगे किसी भी एटम के वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आज हम सीखेंगे पहले हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन हाउ टू राइट ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द एटम एंड देन फॉर द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। So let us start with the electronic configuration of an atom. क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप जानते हैं कि कोई भी एटम का अगर स्ट्रक्चर हम देखें, आपने अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दिए थे, जैसे थॉमसन ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, बोर्स ने दिया था, क्वांटम मॉडल भी आप स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं। क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रैंडमली फिल होते हैं? नहीं, हर ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट होता है और उसमें होते हैं ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग्स उन ऑर्बिटल्स में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट और उनमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि ऑर्बिट्स को पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है जिसे हम n से इंडिकेट करते हैं और उन्हें नाम भी दिया जाता है जैसे k, l, m, n। तो इन ऑर्बिट्स या शेल्स को हम लिखते हैं n is equals to 1 for k, n is equals to 2 for l, n is equals to 3 for m, n4 n, n5 O, N6 P, N7 Q। इस तरह से हमने अलग अलग नंबर्स दिए हैं। ये सारे हमारे ऑर्बिट्स हैं और ये उनके नाम, जिसे हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। ऑर्बिट और शेल। Every orbit or shell is consist of sub-orbit। हमारे हर ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं। The number of sub-orbit is 1 in K, 2 in L, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the number of sub-orbits present in different orbits. Every suborbit is consist of different number of orbitals. So, the number of orbitals in an orbit can be calculated by the formula n square. n square से हम काउंट करते हैं किस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उसी से हम डिसाइड करेंगे इन ऑर्बिटल्स सब ऑर्बिट्स के नाम। n की वैल्यू k के लिए 1 है, so it is 1 square is equals to 1. The number of orbital is only 1. 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square is 25, 6 square is equals to 36 and 7 square is equals to 49. These are the number of orbitals present in an orbit. ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसे डबल होते हैं क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। Every orbital is consist of 2 electrons, so the number of electrons in these orbitals is calculated as double. That is by the formula 2n square. It tells us about the electrons present in that orbitals. In first 2 electrons, then 8 electrons,
18 electrons, 32 electrons, 50 electrons, 72 electrons and 98 electrons. This is the capacity of electrons in an orbital. ये जरूरी नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स अभी प्रेजेंट हो, और ये उनकी कैपेसिटी है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल हो सकते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर द नेम ऑफ द सब ऑर्बिट्स. अभी तक हमारे पास 4 सब ऑर्बिट्स हैं जो नोन हैं, एंड दे आर S, P, D and F. S is named after the spin, P after the principal, D after the diffuse and F after the fundamental. इस तरह से हमें इन 4 नेम से हमारे पास S, P, D, F. S is consist of 1 orbital, P is consist of 3 orbitals, D with 5 and F with 7 orbitals. ये हमारे इनके स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन से पता चलता है, जो चैप्टर 2 का पार्ट है. चैप्टर 2 में हम इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be filled in these orbitals are 2 in S, 6 in P, 10 in D and 14 in F. This is the number of electrons which can be filled in these orbitals. अब देखिए, हमने कहा कि K के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है. एक ऑर्बिटल वाला सब ऑर्बिट हुआ S. So K is only consist of S. क्योंकि K के पास एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल वाला सब ऑर्बिट है हमारे पास S, बाकी सभी में एक से ज्यादा है, इसीलिए K में केवल एक ही सब ऑर्बिट होता है और वो होता है S. देन हमारे पास L की बात करें तो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं. 4 ऑर्बिटल्स को अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो जब हम S और P को मिलाते हैं तो 3 + 1 4. ये 4 हमारे प्रेजेंट होते हैं L में, और ये दोनों 2 सब ऑर्बिट से मिलकर बने हैं S and P. So L is consist of S and P. Similarly for M, which is having 9 orbitals, 1 + 3 4 + 5 9, यानी S, P और D को अगर मिलाया जाए तो 9 ऑर्बिटल्स बनते हैं. तो हमारे पास M में 3 सब ऑर्बिट्स हैं S, P and D. Then the next N, it is having S, P, D and F, because the total of all is equals to 16. 16 ऑर्बिटल्स बनते हैं इन सारे सब ऑर्बिट्स को मिलाने से. तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास नेम्स आ गए, कौन कौन से सब ऑर्बिट्स ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. अब इन सभी डाटास को हम यूज करके लिखना सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं एटम के चारों ओर. अब हम उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम अरेंजमेंट सीख लेते हैं, एक छोटी सी ट्रिक लर्न कर लेते हैं कि किस तरह से हमें इन्हें अरेंज करना है. तो एक छोटी सी लाइन आपको सिखा रही हूँ, आप सीखेंगे तो आपको किसी भी एटम का, किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इजी लगेगा. द लाइन इज S, देन S, P. एक हमने S लिखा है और उसके बाद लिखा है SP. Once again SP. Now we introduce one more sub orbit, that is D. आने वाले नए सब ऑर्बिट को हम अपने पास रखते हैं और P को पीछे कर देते हैं क्योंकि वो हमसे वेल नोन है. मैं अक्सर बच्चों से कहती हूँ अगर S मैं हूँ और P मेरा स्टूडेंट तो उसे हम पास बिठाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, हम अपने पैटर्न को, स्टडी पैटर्न को समझाएंगे. लेकिन जब वो समझ जाता है तो अब वो कहीं भी बैठकर स्टडी कर सकता है. लेकिन जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट डी, वो अभी तक हमारे पैटर्न से वेल नोन नहीं है, तो उसे हम पास बिठाते हैं ताकि उसे समझा सकें.
तो हमने डी को आगे बुला लिया, पी को पीछे कर दिया। वी रिपीट द सेम एस डी पी, देन वी इंट्रोड्यूस अ न्यू सब ऑर्बिट दैट इज एफ। फिर से उसे कहाँ लाएंगे हमारे पास, और रिमेनिंग को करेंगे पीछे, एस एफ डी पी। नाउ लुक, आई हैव रिपीटेड एवरीथिंग टू ट्वाइस एक्सेप्ट एस। एस के अलावा सभी को मैंने दो बार लिखा है। एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। हर आने वाले नए सब ऑर्बिट को हमने एस के क्लोज रखा है, बाकी सभी को हमने पीछे कर दिया। इस तरह से आप जब लाइन बनाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इजी लगेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें देंगे नंबर्स, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। किस ऑर्बिट के ये ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिट है। सबसे पहला S1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो है हमारे n की वैल्यूज हैं जो हमें बताती है कि ये किस ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं। दिस S is belonging from first, that is K. This is from second, that is L, then M, N, O, P, Q and so on. इस तरह से हमने इन्हें नंबर्स दे दिया। जो नंबर हमने S को दिया है वही P को देंगे, क्योंकि S और P में इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट साथ साथ फिल होते हैं। S के जस्ट बाद इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग हो जाती है P में। दोनों ही आउटर मोस्ट शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों से ही हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इसीलिए S और P जो वैलेंस शेल बनाते हैं इन्हें नंबर सेम देंगे। 2S के साथ 2P, 3 के 3, 4, 5, 6 एंड 7। जो नंबर आपने S को दिया है वही नंबर आप P को देंगे, क्योंकि दोनों ही हमारी वैलेंस शेल्स बनाते हैं, दोनों आउटर मोस्ट शेल्स रहती हैं, इसलिए दोनों को सेम नंबर अलॉट करेंगे। नाउ D इज गिवन एज n-1, क्योंकि D में जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो वो इनर फिलिंग होती है। 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में फिल होते हैं, उसके बाद रिमेनिंग इनर साइड में फिल होते हैं। तो D इज द इनर ऑर्बिटल, सो वी राइट n-1। n is 4, then D must be 3, n is 5, D must be 4, then 5 and 6। F का नंबर कैसे देंगे। F होते हैं इनर ट्रांजिशन, यानी इनर से भी इनर और अंदर फिलिंग होती है। इसे हम लिखते हैं n-2। दिस इज फॉर D, दिस इज फॉर F। तो F को नंबर हम n से 2 लेस देंगे। n हमारा 6 है तो F की वैल्यू हो गई 4, n 7 है तो यहाँ हो गई 5। और इस तरह से हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सबको अलॉट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये आपको लाइन याद रखनी है। अगर आपको ये रिमेंबर है, आप कहीं बना लेते हो, तो आप इजीली किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। नाउ लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टेप। S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी आपको मैंने बताया था S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है। तो जितने भी S है सब पर पावर में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। द पावर शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट सब ऑर्बिट। P में कंसिस्ट ऑफ 6, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D में 10 और F में 14। अगर आपने ध्यान से देखा है तो अभी हमने समझा था कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, हमारे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपने 9th में लिखा था वो 20 एटॉमिक नंबर तक वैलिड रहता है, इजीली निकल जाता है। जैसे ही इनर फिलिंग स्टार्ट होती है हमें उसमें एरर मिलने लगती है, हमें प्रॉब्लम होती है लिखने में कि इनर फिलिंग किस तरह से लिखी जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1 से लेकर जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं सबके लिए सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद एटॉमिक नंबर 10। सपोज आपको एटॉमिक नंबर 10 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है।
तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा फर्स्ट लाइन में 1s2, कंप्लीट हो गई लाइन, अब और कुछ भी नहीं है। देन कम टू द सेकेंड लाइन 2s2, जहां ये नंबर चेंज होगा वहां हम कॉमा लगाएंगे, तो 2s2, देन 2p6, 2p6, यहां नंबर सेम है तो कॉमा नहीं लगाएंगे, तो 1s2, 2s2, 2p6। इस तरह से लिखने के साथ ही हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते रहेंगे, क्योंकि यही हमें एटॉमिक नंबर बताएगा। एज यू ऑल नो दैट एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन present in an atom which is similar to the number of electrons. So we can calculate the number of electrons and identify the atomic number. So count it. These are the number of electrons: 6 plus 2 8, 8 plus 2 10. जहां हमारा रिक्वायर्ड एटॉमिक नंबर हो गया वहीं पर हम स्टॉप करेंगे, उससे आगे कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। So this is the electronic configuration for atomic number 10. Let's write one more example for atomic number 15. यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1s2, कॉमा, क्योंकि नंबर चेंज हो रहा है, देन 2s2, 2p6, यहां कॉमा नहीं लगाएंगे, नंबर इज नॉट बीइंग चेंज। देन ये लाइन कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी तक हमारा एटॉमिक नंबर 15 रीच नहीं हुआ है। Still we are having only 6 plus 2 plus 2, that is 10 electrons. अभी 5 electrons fill करना और ड्यू है। So come to the next line, it is 3s2, then 3p6. अब काउंट करके देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 plus 2 12 plus 6 18। हम अपने नंबर से एक्सीड हो गए हैं, हमें 15 चाहिए था, हम पहुंच गए 18 तक। तो इसमें से हम जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें निकाल देंगे। 18 में से 15 निकाल दिए, पीछे रह गए 3। 18 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 3। 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से कम कर देते हैं, 6 हटाकर 3। हमारे किसी भी सब ऑर्बिट में दिए गए नंबर तक इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो कम फिलिंग हो सकती है। तो लास्ट वाले में हम एडजस्ट करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स है डालेंगे, रिमेनिंग प्लेस खाली रहेगा, जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे वो वहां एंटर करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि एटॉमिक नंबर 15 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. One more example, atomic number 22. 20 तक आपने 9th में किया है, इसलिए अब हम उससे आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Let us start with the first line, 1s2, then 2s2, 2p6. Line has been completed. The third line, 3s2, 3p6, then come to 4s2. काउंट करें हम 10, 18 एंड 2 20। 20 तक हम पहुंच गए हैं और हमें चाहिए 22, यानी अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, वो हम कहां फिल करेंगे? 4s के बाद क्या लिखा है? 3d। 4s के बाद 4p में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा क्योंकि पहले हमने लिखा है 3d। ये अरेंजमेंट एनर्जी वाइज होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा एनर्जी और फिर हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को लिखा होता है। तो इसी तरह से अब हमारे पास 4s के बाद 3d, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन 3d, और क्योंकि हमें 2 चाहिए इसलिए हम 2 ही फिल करेंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 22, एटॉमिक नंबर 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। तो इस तरह से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एक और
30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Let us count. 2 or 2, 4 plus 6, 10, 10 and 8, 18 and 2, 20, 20 plus 10, 30. इस तरह से हमने 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अगर हमें 30 से आगे चाहिए, सपोज वी वांट 33, यहां तक हम एज इट इज रिपीट कर देते हैं। के बाद देखिए क्या आएगा, 4p, तो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 4p में। सो वी राइट 4p3। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 33। तो अगर आपको ये लाइंस याद है तो आप इजीली किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ 4s है, इस लाइन में 4s and 4p. For 22 it is 4s again. For 15 it is 3 and for 10 it is 2. तो जो नंबर सबसे बड़ा लगा है, n की वैल्यू जो सबसे बड़ी है, ये हमें आउटर मोस्ट शेल बताता है। ये हमें बताता है सबसे आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कौन सी होगी। एटॉमिक नंबर 10 में वैलेंस शेल 2, दैट इज n is equals to 2 for L. Atomic number 15 में वैलेंस शेल हुई 3, n is equals to 3, that is M. 22 में वैलेंस शेल 4, n is equals to 4, n. यहाँ 4 अगेन n और यहाँ भी 4, that is n. इस तरह से हम वैलेंस शेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उससे हम उसकी वैलेंस शेल और उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास वैलेंस शेल है 4s2, 4p3, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 plus 2, दैट इज 5। ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए। एटॉमिक नंबर 30 की बात करें तो वैलेंस शेल केवल 4s2 बनाता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ओनली 2। एटॉमिक नंबर 22, वैलेंस शेल इज कंसिस्ट ऑफ दिस ओनली। हालांकि दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन वैलेंस शेल सेम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 होंगे। जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग अलग हो, वो सिमिलर नंबर शो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। एटॉमिक नंबर 15, वैलेंस शेल इज 3rd and the number of electron is 3 plus 2, that is 5. For atomic number 10, the valence shell is 2 and number of electron is 6 plus 2, that is 8. So, सबसे पहले आपने लर्न किया हमारे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है एटम के आसपास। सबसे पहले आपने लर्न किया किसी भी एटम के डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, उनके सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में, और साथ ही हमने सीखा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और उससे वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। अब इन्हीं वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ल्यूइस ने किसी भी एटम के रिप्रेजेंटेशन के लिए उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज किया। उनके अकॉर्डिंग जब कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स या कोर इलेक्ट्रॉन्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं।
इसीलिए उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स के रिप्रेजेंटेशन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को एज ए डॉट रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए उसे ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, जिसके वैलेंस शेल में, क्योंकि इसके पास एक ही शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने वन डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विद द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज known as Lewis electron dot structure. So let us learn how to write electron dot structures for different atoms as well as different molecules. Lewis dot structure लिखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाईएस्ट एनर्जी लेवल, और वी कैन से द आउटर मोस्ट शेल। यूजुअली S एंड P ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने सीखा NS और NP होता है, जबकि D के लिए N-1 और F के लिए N-2 लिखा जाता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल से समझें तो S और P ब्लॉक्स ये हमारे आउटर मोस्ट शेल को इंडिकेट करते हैं। इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसे हम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p5। द वैलेंस शेल और द शेल विद हाई एनर्जी इज 2s and 2p, which is consist of 5 plus 2, that is 7 electrons. These 7 electrons are the valence electrons found in outermost shell of the fluorine. Let us take one more example of potassium with atomic number 19, having electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. The outermost shell is 4s1 with only one electron. That means potassium has only one valence electron. क्या आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल से भी हमें किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल सकता है? If we know the position of an element in periodic table, we can calculate the number of valence electrons present in that element. First of all, we must know the row of the element it is placed in. Then just count the S and P spaces until we come to that element. For example, suppose we want to calculate valence electron for nitrogen. As we know that 5 valence electrons are there, we started counting from S, 1, 2, 3, 4 and 5. This is the place for nitrogen. If we know the place of nitrogen, we can easily count the number of valence electrons as well. तो आप किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता होने से उसके S and P ऑर्बिटल्स काउंट करके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। Now come to the Lewis dot symbols, a symbolic representation of valence electrons. इसीलिए हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना सीखा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ल्यूइस डॉट सिंबल्स बनाना। सपोज हमारा एलिमेंट है X, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमें इसके चारों ओर अरेंज करना है। किस तरह से हम अरेंज करेंगे? सबसे पहले हम 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में लिखेंगे, देन 3, 4 और 5 इन्हें डिफरेंट डायरेक्शंस में लिखेंगे, क्योंकि हंट्स रूल कहता है कि P में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल फिल होते हैं, बाद में उनकी पेयरिंग होती है, जबकि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन S सब ऑर्बिट में फिल किया गया, जहां कैपेसिटी 2 ही होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बाद ही उसकी पेयरिंग हो जाती है। इस तरह से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन।
with electronic configuration 1s2, 2s2, 2p5. Valence electrons are 7. So let us start 1 and 2, 3, 4 and 5. Then we pair them by forming dot 6, 7. Now this is the Lewis dot structure for fluorine. For sodium Na, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. The atomic number is 11. Valence electron is 1, so we write only 1 dot. Similarly, for nitrogen with atomic number 7, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. The number of valence electron is 3 plus 2, that is 5. So we make 5 dots for structure of nitrogen. Now after atoms, let us discuss about the Lewis diagram for molecules. First of all, we will discuss about the steps. सबसे पहले जितने भी एटम्स हमारे पास मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे. काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि जिस एलिमेंट का सिंगल एटम है उसे सेंटर में तथा रिमेनिंग एटम्स को उसके आसपास अरेंज करेंगे. Like this we will determine the central atom. Then we will make single bond from the central atom to the all remaining atoms. Central atom से बाकी सभी atoms के बीच में single bond बनाएंगे. Then at last to complete the octet of every atom we turn lone pair into double bond or triple bonds. लास्ट में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड लोन पेयर्स को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे. जो एटम्स ड्यूएट होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, उसके लिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे. अब हम इन्हीं रूल्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए. लुईस स्ट्रक्चर फॉर O2. ऑक्सीजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p4. दैट मीन्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 + 2 दैट इज 6. आप जानते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए. वी मल्टीप्लाई 6 by 2 दैट इज़ 12. अब दोनों ऑक्सीजन क्योंकि सिमिलर है दोनों को पास पास लिखते हैं और इन 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इनके पास अरेंज करेंगे. सबसे पहले दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे जिसे बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं. So we use 2 electrons to make a covalent bond between 2 atoms of oxygen. Now we have used 2 electrons out of 12. So only 10 electrons are remaining out of 12. Now we have to arrange these 10 electrons around 2 oxygen atoms. इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे दोनों ऑक्सीजन एटम्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है. एज बोथ द ऑक्सीजन एटम्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड बिटवीन देम. नाउ बोथ रिक्वायर 6 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. दोनों ही ऑक्सीजन एटम को 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास है 10. इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कम हैं. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी यह बताती है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर कोई 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में फिर से शेयर होंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे. द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स tells us that one double bond must be formed between 2 oxygen atoms by the sharing of 2 electrons.
अब उन 2 इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें शेयर करना है को छोड़कर रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. We distribute 4 electrons to the each atom of oxygen as a lone pair. Now we can see that both oxygen atoms require 2 more electrons to complete their octet, which will be shared between them, forming a double bond or a pi bond. So we will arrange 2 more electrons between both oxygen atoms as a double bond. Now you can observe that the octet has been completed for both oxygen atoms. Every oxygen atom is having 8 electrons in its outermost shell, out of which 4 electrons are shared between both, forming a double bond. This is the Lewis structure for oxygen molecule O2. Now let us discuss about ozone O3. Again, the oxygen is same with atomic number 8 and electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4 with 6 valence electrons. But now we are having 3 atoms of oxygen. ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, इसलिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए. अब हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18. सबसे पहले तीनों ऑक्सीजन एटम्स को अरेंज करेंगे और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से हमारे पास 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे, फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स. अब हमने 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए हैं हर ऑक्सीजन के बीच में. देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स सभी के बीच में अरेंज हो गए हैं, forming the covalent or sigma bond. We have used total 4 electrons and we have remaining 14 electrons which we have to arrange around these atoms. अब हम पहले चेक करेंगे हर ऑक्सीजन एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ शेयर्ड हैं, उसे 6 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सेकंड के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी शेयर्ड फॉर्म में हैं, इसे 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. एंड द लास्ट ऑक्सीजन इज सेम एज द फर्स्ट वन, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिक्वायर 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट. Total 16 electrons are required, whereas we have only 14. So 16 minus 14, that is 2. Again 2 electrons are less, which tells us that one double bond must be there to share 2 electrons between oxygen atoms. फिर से 2 इलेक्ट्रॉन कम है हमारे पास रिक्वायरमेंट से, इसका मतलब हम एक डबल बॉन्ड फिर बनाएंगे जहां 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में शेयर होंगे. अब उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर रिमेनिंग 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीजन के आसपास इस तरह से लोन पेयर के फॉर्म में अरेंज करेंगे कि ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. सबसे पहले हम किसी एक टर्मिनल को 6 इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर दे देते हैं और आप देखेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. दिस ऑक्सीजन एटम इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. नाउ द रिमेनिंग आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 14 माइनस 6 8. अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से हम दोनों ऑक्सीजन एटम्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं. हम सेंट्रल वाले को 1 लोन पेयर और फिर से लास्ट वाले को 2 लोन पेयर्स दे देते हैं. अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब ये वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे जिन्हें हमने डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए रखा था. इनसे हम दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे. एंड नाउ वी कैन सी दैट octet has been completed for remaining both oxygen atoms. Now this is the Lewis structure for ozone O3.
आपने देखा कि किस तरह से हम रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत इजीली लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ तीनों ऑक्सीजन एटम्स में से फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि सेकंड एंड थर्ड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जहाँ शेयरिंग केवल सेंट्रल ऑक्सीजन ने की है। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसे हम नॉर्मली एरो के फॉर्म में डिनोट करते हैं। Our next example is for an ion, the carbonate ion having 2 minus charge on it. First of all, we follow the same rule, count all the valence electrons, for which we must know the valence electrons present in carbon and oxygen. ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2 है, इसके पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बोनेट में एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। सो द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6 3s are 18 from the oxygen atoms and 4 from the carbon atom. The total is 18 plus 4, that is 22. We have 22 valence electrons to form carbonate ion. Now you can also see that there is 2 minus charge on carbonate ion, which indicates that it has 2 more electrons from some other element. कार्बोनेट पर 2 माइनस चार्ज है जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, तो इसे भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड करेंगे। नाउ वी हैव टोटल 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 22 बाय द कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड 2 बाय द चार्ज। अब हम कार्बन और ऑक्सीजन को इस तरह से अरेंज करेंगे कि सिंगल एटम वाले को सेंटर में और ज़्यादा एटम्स वाले को उसके आसपास अरेंज कर लेंगे। एज द कार्बन इज हैविंग 1 एटम, सो वी अरेंज इट एट द सेंटर, एंड ऑक्सीजन 3 एटम्स, वी विल अरेंज अराउंड इट। नाउ वी मेक सिंगल बॉन्ड यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एवरी एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। अब हम सभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। टोटल वी हैव यूज्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स। 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज कर लिए, रिमेनिंग रह गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायर 6 more electrons as 2 electrons are already there in shared form. The second oxygen also requires 6 and the third one is the same. But carbon has 6 shared electrons, so it requires only 2 more electrons to complete the octet. So the total requirement is 20 and we have 18. हमें 20 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमारे पास हैं 18. Again 2 electrons less than the requirement. That means 1 double bond must be there. जब भी 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे एक डबल बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स कम होने पर 2 डबल बॉन्ड्स बनेंगे। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर रिमेनिंग 16 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से लोन पेयर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमारे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं and you can see that octet of oxygen has been completed. Now we have used 6 electrons, remaining are 12. फिर से हम एक ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं 3 लोन पेयर्स के फॉर्म में, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Now we have used total 12 electrons and the remaining is 6. अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के ऑक्टेट्स कंप्लीट हो जाएं। रिमेनिंग 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होंगे और पीछे रह गए 4। आप देख रहे हैं कि कार्बन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास ओनली 2, तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स हम ऑक्सीजन के पास अरेंज कर देते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन्स हमने डबल बॉन्ड के लिए रखे थे वो इन दोनों के बीच में शेयर कर देते हैं। It shows that carbon and the last oxygen is having double bond between them, or we can say that 4 shared electrons are there between carbon and oxygen. Like this, the octet of all the 3 oxygens as well as carbon has been completed, and this is the Lewis structure of carbonate ion with 2 negative charge. होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही हम एक लास्ट एग्जांपल करते हैं नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से हम HNO3 का भी ल्यूइस स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे। HNO3 having 3 type of atoms, hydrogen, nitrogen and oxygen. First of all, we count all the valence electrons, in which hydrogen has 1, nitrogen has 5 and oxygen has 6. 1 hydrogen, 1 nitrogen but 3 oxygen. So the total number of valence electrons are 1 from hydrogen, 5 from nitrogen and 18 from oxygen. 1 plus 5 plus 18. Total 24 electrons. अब हम अरेंज करते हैं। सिंगल एटम है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है इसे हम सेंटर में नहीं लिख सकते। सो वी अरेंज नाइट्रोजन एट द सेंटर एंड ऑक्सीजन अराउंड इट एंड हाइड्रोजन एट द लास्ट और एट द टर्मिनल। नाउ वी फॉर्म सिंगल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन and as well as we form the single bond between oxygen and hydrogen using 2 electrons shared between all. Now we have used total 8 electrons for forming the covalent bond out of 24. 24 में से हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ड्यूएट है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग एटम्स के ऑक्टेट को। पहले हम चेक कर लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स। ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि 4 ऑलरेडी उसके पास शेयर्ड फॉर्म में हैं। सेकंड, ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि उसके पास केवल 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड, ऑक्सीजन अगेन रिक्वायर्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, whereas nitrogen, which is already having 6 shared electrons, require only 2. So our total requirement is 18 and we have total remaining valence electrons 16. Again 2 less electrons means 1 double bond must be there. डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर रिमेनिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से अरेंज करें कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हमने ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाए जिससे फर्स्ट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देन हमने हाइड्रोजन के साथ वाले ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अब हमारे पास रह गए 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एज वी कैन सी दैट नाइट्रोजन इज ऑलरेडी हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स बट ऑक्सीजन इज हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हम डबल बॉन्ड के लिए रखते हैं और रिमेनिंग 4 ऑक्सीजन को दे देते हैं ताकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। नाउ यू कैन सी दैट बोथ आर हैविंग 6 एंड रिक्वायर 2 मोर। डबल बॉन्ड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अरेंज करेंगे और इस तरह से बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वी कैन से by forming double bond between nitrogen and oxygen, the octet of all the atoms has been completed. This is the Lewis structure for nitric acid HNO3. इस वीडियो में हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, ल्यूइस स्ट्रक्चर क्या होता है और किसी एटम या मॉलिक्यूल के लिए ल्यूइस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है।
In our next video, we will learn about the formal charge and how to calculate the formal charge. Thank you all of you and have a nice day.